धर्मेंद्र कुमार, गुड इवनिंग। चलो सबको गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्ते। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिंस जी कह रहे हैं साउंड नहीं है क्या? साउंड कम आ रही है क्या? साउंड कम है? अब ठीक होगी साउंड? अब ज्यादा होगी? अब एकदम ठीक है साउंड? ओके, शुभम कुमार ले लिया आपका नाम। आ रही है साउंड संजय जी? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि साउंड ठीक है ना? आप कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, साउंड ठीक है। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे कल की क्लास में? हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? अभी तक हमने प्लाज्मा कंप्लीट कर लिया था कि प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, और प्लाज्मा के बारे में सारे पॉइंट पढ़ लिए थे। और उसके बाद मैंने पढ़ाया था आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें आप एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। कहां बनती हैं आरबीसी? रेड बोन मैरो में। कितने दिन सर्वाइव करती हैं? 120 डेज। उसके बाद मैंने कहा था कि आरबीसी का ब्रेकडाउन कहां होता है? स्प्लीन में या लीवर में, और ज्यादा कहां होता है? लीवर में। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं हम? आप बताओगे, आप स्प्लीन को कहते हो। और स्प्लीन में कुछ दिनों के बाद वो आरबीसी वापस से रीजनरेट भी होने लग जाती है, और रीजनरेट होकर वहीं पर स्टोर हो जाती है। इसलिए हम आरबीसी को, जब भी हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी होती है तो वो स्प्लीन से ले लेते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, नंबर में कितनी होती है, साइज में कैसी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे पॉइंट आपको बता चुकी थी। बाद में मैंने कहा था कि आरबीसी का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन का काम है वही आरबीसी का काम है। जो हीमोग्लोबिन का काम है वही आरबीसी का। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन मैम हमारी हर एक सेल के पास किस गैस को लेकर जाता है? ऑक्सीजन गैस को लेकर जाता है। हीमोग्लोबिन वो गाड़ी है जिस गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन जाकर हमारे बॉडी की हर एक सेल, टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचता है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, अंग और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचता है। देन हीमोग्लोबिन लेकर क्या आता है वापस? तो हीमोग्लोबिन लेकर आता है Hb+CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। छोड़कर क्या आता है? तो ऑक्सीजन। लेकर क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को 100% ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे बॉडी के अगर कहीं भी किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचा है तो वो किसकी बदौलत पहुंचा है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताओगे वो किसकी वजह से? आप बताओगे वो हीमोग्लोबिन की वजह से पहुंचा है। ये 100% ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है तो वो हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ वापिस ला पाता है 75%। अगर मैं यूं कहूं कि हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ 75% वापिस लाकर कहां छोड़ता है? तो हार्ट तक, और हार्ट से फिर वो लंग्स के पास पहुंचती है। और लंग्स से कहां? तो फेफड़ों से ऊपर की तरफ। ये आपके फेफड़े है चेस्ट में, ऊपर आपका विंड पाइप होता है जहां से आप सांस लेते हो। तो ये CO2 यहां से विंड पाइप में आ रही है, विंड पाइप नाक से जुड़ी है और आप बाहर छोड़ देते हो। तो मैं ये कह रही हूं कि 75% हीमोग्लोबिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का 75% हीमोग्लोबिन के द्वारा फेफड़ों तक लाया जाता है और फेफड़ों से फिर उसे बाहर करवाया जाता है। लेकिन हमारे बॉडी की हर एक सेल के पास 100% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ के आता है। तब बात क्या आ गई मैम? जब 75% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के द्वारा लाया गया तो बाकी का 25% कार्बन डाइऑक्साइड कहां गया?
बच्चों बाकी का 25% कार्बन डाइऑक्साइड कहीं नहीं जाता है। आप जानते हैं हमारा शरीर कितने परसेंट जल से बना हुआ है? अप्रोक्स हमारे बॉडी में 68 से 70% जल होता है। हमारे बॉडी में क्या है? 68 to 70% क्या है? वाटर है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है। CO2 प्लस H2O दोनों अभिक्रिया कर जाते हैं, दोनों की रिएक्शन होगा और इनके रिएक्शन से बनेगा एक एसिड, जिस एसिड का नाम होता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड बन जाता है आपके बॉडी में, कार्बोनिक अम्ल बन जाता है बच्चों। ये देखो, तो याद रखिएगा कि सिर्फ 75% CO2 वापस लाया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा और बाकी का जो 25% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक एसिड बना देता है। किसके साथ जुड़कर? पानी के साथ जुड़कर एक एसिड बना देता है और जिस एसिड का नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये बात आपको सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अपने साथ एक बारी में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन को लेकर जाता है? तो एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अपने साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो 4 O2 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी बात समझने में। अब सुनिए नेक्स्ट बात क्या है। आपने कभी ये सुना है कि सर्दियों के महीने में क्या करते हैं लोग? एक कमरा बंद कर लेते हैं और अंदर अंगीठी जला लेते हैं। अंगीठी का मतलब होता है चूल्हा या फिर जो भी आप जिसके अंदर कोयला डाल देते हो, मतलब कोयले से कोई भी बनी हुई चीज। तो ऐसे लोग अगर बंद कमरे में सो गए हैं और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कभी आपने सुना है ऐसा कि सर्दियों के महीने में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अगर आपने कमरे को बंद कर रखा है, कोई खिड़की विड़की नहीं खोल रखी है और आपने कमरे के अंदर अंगीठी जलाया, अंगीठी का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आपने कोयला वोयला लेकर और आप आग ताप रहे हो, आग से तपा रहे हो, अपने हाथों को सेक रहे हो ताकि आपको ठंड ना लगे। तो ऐसे इंसान की 3-4 घंटे अगर उसका कमरा बंद है तो उसका दम घुटकर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है दम घुट के। तो क्यों होती है वो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जब आपने कमरा खुला रखा, अगर कमरा खुला रख रखा है और आपने अंगीठी जला रखी है, उसमें कोयला वोयला जल रहा है, आग जल रही है, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब कमरा खुला है तो क्या होता है, उस अंगीठी के अंदर कोल है, कोयला है, और कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन। जब कार्बन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो यहां से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कमरा खुला है। जब कमरा खुला है तो आपके चारों तरफ एयर है, हवा है, उस हवा में से ऑक्सीजन आ रहा है, वो इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब आपने कर दिया कमरा बंद। जब आपने कमरा बंद कर दिया तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ पाती है, तो इस कार्बन को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो यहां से बनता है एक गैस CO, इसे कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इस गैस का नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अब जैसे ही आपका कमरा बंद है, अंगीठी जल रही है, कोयला जल रहा है, वहां से बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अब आप सांस ले रहे हो वहां पर,
तो जैसे ही आपने सांस लिया तो आपने कौन सी गैस को इनहेल किया? कार्बन मोनोऑक्साइड को। आपकी नाक से, विंड पाइप से, उसके बाद आपके फेफड़े तक जाएगी। फेफड़े में खून होता है और खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी। जुड़ना क्या चाहिए था? यहां पर जुड़ना चाहिए था मैम ऑक्सीजन, और जुड़ क्या जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा घुलने वाली गैस है। अगर आपसे पूछ लेना कि हमारे खून में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा घुलनशील गैस, मोस्ट सोल्यूबल गैस इन ह्यूमन ब्लड, आंसर करके आना कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा कहा जाता है ऑक्सीजन से कई हजार गुना जल्दी सॉल्युबल हो जाती है हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड घुलती है, फिर ऑक्सीजन घुलता है, फिर CO2 घुलता है। तो घुलना क्या चाहिए था? बताओ, घुलना क्या चाहिए था बेटा? तो आप बताओगे बेटा घुलना चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन नहीं घुला। ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया किसने? कार्बन मोनोऑक्साइड ने। तो हमारी सेल्स के पास पहुंचना क्या चाहिए था? ऑक्सीजन। अब क्या पहुंच रहा है हमारी सेल्स के पास? कार्बन मोनोऑक्साइड। और मैंने कहा है कि ग्लूकोज को कौन सी गैस तोड़ती है? सिर्फ ग्लूकोज को तोड़ सकता है सिर्फ ऑक्सीजन। तो अब ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारी सेल्स के पास क्या जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी क्या होता है? ऊर्जा। तो हमारी सेल्स के पास ऊर्जा की कमी हो जाएगी और वो तड़प तड़प के मर जाएंगी बेटा। आपका दम घुटेगा उस कमरे के अंदर, जिस कमरे के अंदर आप बताओगे आपने बंद करके आप सो गए, मान लो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है दम घोटू गैस, सफोकेटिंग गैस कहा जाता है। स्टार्टिंग में आपका दम सा घुटेगा, फिर कुछ देर के बाद आपके यहां पर ये गले में थोड़ा सा आपको ऐसे प्रेशर सा क्रिएट होगा, आपके फेफड़े तक फट सकते हैं। आपको मीठी नींद आएगी, लेकिन इतनी मीठी होगी आप सुबह उठ नहीं पाओगे। इसलिए इस गैस को दम घोटू गैस, सफोकेटिंग गैस कहा जाता है, या हमारे खून में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस कहा जाता है, या इसी गैस को कहा जाता है मीठी नींद लाने वाली गैस, या इसे कहा जाता है टॉक्सिक गैस। इसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा। अगर कमरा खुला हुआ है तो एयर आ रहा है, एयर में से ऑक्सीजन है तो CO2 बन रहा है उस कोयले के जलने से। लेकिन कमरा बंद कर दिया तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ रही है, तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, जाके आपके खून में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा और एक परमानेंट पिगमेंट बना देगा। और अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? आपकी सेल्स के पास कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचेगा, ना कि ऑक्सीजन। और कार्बन मोनोऑक्साइड के पहुंचने से आपकी सेल्स के पास ग्लूकोज है वो नहीं टूटेगा और सेल्स के पास एनर्जी नहीं मिलेंगी। और सेल्स के पास अगर एनर्जी नहीं मिलती है तो आप जानते हो बिना एनर्जी के कोई काम नहीं होता है। आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स क्या हो जाएगा बेटा? आप बताओगे काम करना बंद कर देंगे। मजाक मजाक में मेरे साथ हो गया था जब मैं 12वीं क्लास में था। ऐसा मजाक ना करा करें, ठीक है? ऐसा मजाक ना करें। आपको लगेगा आपको नींद आ रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद नींद नहीं, 3-4 घंटे के बाद आपको कोई उठाने की कोशिश करेगा तो आप उठ ही नहीं पाओगे बेटा। तो मीठी नींद लाने वाली गैस है, लेकिन इतनी मीठी होगी कि आप भगवान के पास पहुंच चुके होंगे। तो इसे कहा जाता है दम घोटू गैस। तो ये हो गया आरबीसी कहां बनती हैं, कहां मरती हैं, कितने दिन। अंगीठी क्या होता है बेटा? जिसके अंदर कोयला वोयला जलाते हैं। अंगीठी नहीं समझते? आग तापने के लिए तसला समझ लो। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो। अंगीठी का मतलब जिसमें आपने कोयला वोयला डाल के आग लगा ली तापने के लिए सर्दियों में, उसे अंगीठी कहते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके बॉडी में किसी दिन, हाँ, 1-2 बातें और सुनो पहले। देखो, एक होता है विटामिन। कौन सा विटामिन? विटामिन B6। विटामिन B6 होता है जिसका केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। आगे पढ़ाएंगे विटामिन वाले चैप्टर में। पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। और ये विटामिन B6 जो क्या करता है, इट इज वेरी हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है।
जितना ज्यादा विटामिन B6 खाओगे उतनी ही सही आपके बॉडी में आरबीसी बनती जाएंगी। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण में सहायक है, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन B6। अब मान लो किसी दिन आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाएगी, तो आरबीसी का निर्माण ज्यादा नहीं होगा, तो आरबीसी की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो विटामिन B6 की कमी से आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है, और आरबीसी की कमी ही खून की कमी होती है बेटा, क्योंकि आरबीसी मेन सेल्स होती है खून की। तो उससे खून की कमी को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा माइल्ड अनीमिया। तो एग्जाम में आता है किस विटामिन की कमी से माइल्ड अनीमिया होता है, आप बताओगे विटामिन B6 की कमी से माइल्ड अनीमिया होता है, या आएगा माइल्ड अनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से। एक बात याद रखिएगा, आरबीसी इज द मेन सेल ऑफ ब्लड। ब्लड की जो मुख्य कोशिकाएं हैं वो आरबीसी हैं। खून का मतलब ही मान लो आरबीसी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो विटामिन B6 इसके सोर्स आगे बताऊंगी आपको जब मैं विटामिन वाला चैप्टर करवाऊंगी, अभी नहीं, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा, विटामिन B6 की कमी होगी तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा ढंग से, और आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो उसे माइल्ड अनीमिया कहा जाएगा, उसे माइल्ड अनीमिया कहा जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके बॉडी में आरबीसी की क्वांटिटी में कमी आ गई, आरबीसी की जो संख्या लिखवाई थी ना, आरबीसी की क्वांटिटी लास्ट क्लास में लिखवा के गई थी, अगर आरबीसी की क्वांटिटी में कमी आ गई, इनकी संख्या में कमी आ गई, तब आप बताओगे उसे कहा जाता है अनीमिया, तब भी अनीमिया होगा आपको। आरबीसी की कमी भी क्या कहलाती है, खून की कमी। फिर डॉक्टर कहेगा देखिए आप में आरबीसी कम है तो अपनी डाइट सही कीजिए, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप किसी से खून चढ़वा लीजिए। माइल्ड का मतलब होता है हल्का सा, हल्की सी खून की कमी होगी आरबीसी B6 की कमी से, कोई ज्यादा कमी नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर मैम आरबीसी की क्वांटिटी में ज्यादा हो गई, आपके आरबीसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब अब मैंने कल कहा था कि 100 ml हेमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 मिलियन होनी चाहिए। अब 2-4 हजार ज्यादा होने से नहीं, आनी चाहिए थी 4 से 5 मिलियन, आ रही है 8 से 9 मिलियन, तो इतनी ज्यादा, जस्ट डबल हो गई। तो उस स्टेज को कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी बहुत ज्यादा हो जाती है आपके बॉडी में तो उसे पॉलीसाइफोनिया या पॉलीसाइथेमिया, दोनों नाम लिख लो, या तो उसे पॉलीसाइथेमिया या इसी को कहा जाएगा पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया, आरबीसी अगर बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो उसे पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोमिया कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है पॉलीसाइथेमिया में, पॉलीसाइथेमिया में आपकी स्किन जो है वो लाल लाल पड़ जाएगी, आपके हाथ एकदम इतने लाल दिखेंगे क्योंकि आरबीसी ज्यादा हो गई है, ऐसा लगेगा आपके हाथ से खून टपकने जा रहा है, बहुत लाल हाथ पड़ जाएंगे आपके। फिर हाथों पे बहुत ज्यादा ईचिंग होएगी, और ईचिंग से आप खुजलाओगे तो आपको ब्लीडिंग तक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपकी स्किन पर काले काले धब्बे पड़ सकते हैं, काले या नीले रंग के धब्बे पड़ सकते हैं आपको, उसे कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। अब एग्जाम में इसके लक्षण नहीं आते हैं, ठीक है। सिंह जी क्या आंसर दूं, आप इतने बकवास बातें कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट हो रहे हैं ना, पढ़ लीजिए आप, बाकी सब्जेक्ट हो रहे हैं, पढ़ लीजिए। इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, ये छोड़ के मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूं, वाह यार ग्रेट हो, एक दिन में सारे सब्जेक्ट हो तो ये मजबूरी, ये नहीं हो सकता ना, किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है क्या। अगर बायोलॉजी नहीं होगा तो वो नहीं हुआ सब्जेक्ट, अगर केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊंगी तो बायो क्यों नहीं हो रहा है, रीजनिंग पढ़ाने, अरे जो मिल रहा है, हम आप लोगों के टीचर, हमें पता है कि कैसे आपका शेड्यूल बनाना है। आई बात समझ में, आपको इतनी कमियां लग रही हैं तो छोड़ दो ना क्लास करना।
मैं पढ़ा रही हूं इतना बढ़िया चैप्टर और आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, तो आप भी ऐसे बिहेव कर रही हैं बाकी टीचर्स की तरह। चलिए, तो आरबीसी ज्यादा होने की वाली स्टेज को पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोनिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक बीमारी और बताती हूं आपको मैं। एक होता है सिकिल सेल अनेमिया। सिकिल सेल अनेमिया ये भी आरबीसी की ही वजह से होता है। सिकिल सेल अनेमिया, ध्यान से सुनिएगा, सिकिल सेल अनेमिया। देखो बेटा, अनेमिया का मतलब तो हमेशा ही क्या होगा, खून की कमी होगा। अब सिकिल सेल अनेमिया क्या होता है? ठीक है, सिकिल सेल अनेमिया क्या होता है? नहीं, धूप में चेहरा लाल होना इज नॉट पॉलीसाइथेमिया। हाथ एकदम लाल हो जाएंगे, ऐसा लगेगा खून निकल रहा है हाथों से, ईचिंग होएगी। आप गूगल पे इमेज डालना पॉलीसाइथेमिया की आएगी, तब आप समझ पाओगे। धूप में रहना और लाल पड़ना वो एक अलग चीज होती है बेटा। ठीक है, सिकिल सेल अनेमिया क्या होता है, ध्यान से सुनना। सिकिल का मतलब होता है हसिया। हसिया देखा है आपने, जिससे आप घास वास काटते हो, उसे बोलते हैं हसिया या दरांती। ठीक है, आरबीसी का आकार मैंने बताया था अंडा आकार का होता है। आरबीसी क्या होता है? अंडा आकार का होता है। ठीक है, मैंने कल दिखाया भी था आरबीसी कैसा होता है। तो आरबीसी का जब जो शेप है वो अबनॉर्मल हो जाता है। अबनॉर्मल का मतलब है असामान्य हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा अबनॉर्मल हो जाता है। नॉर्मली आपकी आरबीसी अंडे के आकार की या माइक्रोस्कोपिक इमेज कैसी बताई थी, बाइकॉनकेव। तो अगर आपकी आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है और आकार चेंज होकर वो चपटी हो जाती है, ऐसे हंसिए की जैसी हो जाती है जिससे आप घास काटते हो, या इसको बोला जाता है हाफ मून शेप। ये देखो ऐसी हो जाती है कुछ आपकी आरबीसी, इसे कहा जाता है हाफ मून शेप, आधे चांद के जैसी हो जाती हैं। तो इस बीमारी को कहा जाता है सिकिल सेल अनेमिया। जब आपकी आरबीसी का आकार अंडा आकार या डमला आकार ना होकर आपकी आरबीसी चपटी हो जाती हैं और उनका आकार हसिया आकार या आधे चांद के जैसा हो जाता है, तो उस बीमारी को सिकिल सेल अनेमिया कहा जाता है। ऐसे आरबीसी चपटी हो जाएंगी और चपटी होने से ना ही तो प्रॉपर इनकी क्वांटिटी बन पाती है, इनकी संख्या में भी कमी आ जाएगी, ना ही प्रॉपर ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों में खून की कमी रहती है, उन्हें चक्कर आते रहते हैं, वो कमजोर होते हैं। तो इन लोगों को हमेशा खून चाहिए होता है। तो इस बीमारी को कहा जाता है बेटा सिकिल सेल अनेमिया। इसे क्या कहा जाता है? सिकिल सेल अनेमिया। जब आपकी आरबीसी का आकार अबनॉर्मल हो जाता है, असामान्य हो जाता है, तो जो बीमारी होती है उसे सिकिल सेल अनेमिया। आरबीसी कम हुआ तो अनेमिया, ज्यादा हुआ तो पॉलीसाइथेमिया। विटामिन B6 की कमी हुई तो माइल्ड अनेमिया। ये सारी बीमारी अनेमिया वाली होती है, नोट कर लेना। तो यहां पर आपका आरबीसी कंप्लीट हो गया। जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैंने सारी बातें बता दी हैं आपको। अनूप भारती कह रहे हैं आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? बेटा कल ही बता दिया था, आरबीसी का ग्रेवयार्ड प्लीहा को कहा जाता है। क्या आप पढ़ते नहीं है क्या? हाँ अनु भारती, क्या आपने कल क्लास नहीं की थी क्या? और कल नहीं की तो पहले कल की क्लास करके आज मेरे साथ आते आप। चलो, तो ये हो गया आपका क्या, सिकिल सेल अनेमिया। इस बैच में 3-4 बच्चे हैं जिसको मैं किसी भी दिन ब्लॉक करवा सकती हूँ, किसी भी दिन ब्लॉक करवा सकती हूँ, और चाहे जो कर लेना आप अनब्लॉक नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। और मैं क्लास डिस्टर्ब किसी भी कॉस्ट पे नहीं कर सकती। आप देखते हो 8 बजे मतलब डॉट 8 बजे मैं क्लास में आ जाती हूँ। 1 मिनट भी मेरी क्लास कभी लेट नहीं होती, 1 मिनट भी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है आपका टाइम कितना कीमती है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो हैं ऐसे, 4-5 हैं, मैंने सबके नाम नोट कर लिए। किसी दिन मेरा दिमाग घुमा ना, उस दिन मैं ब्लॉक करवा दूंगी, क्योंकि आपकी वजह से मैं हजारों बच्चों का भविष्य बिगाड़ नहीं सकती। अब 5 मिनट मैंने आपकी वजह से खराब कर दिया। कल चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, बच्चों तुम लोग बता दो कि क्या मैंने ये नहीं बताया था कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? और एक कह रहे मैम ईचिंग क्या होता है? अगर आपको इतनी इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप कौन सा एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे? इन्हें ईचिंग का मतलब नहीं पता है। शुभम जी को कोई ईचिंग का मतलब बताओ यार।
अगर इतना बेसिक इंग्लिश नहीं आ रहा तो आप कौन सा एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे? आज के बाद अगर फालतू कमेंट दिखे ना मुझे स्क्रीन पर, जो पढ़ाए वो ढंग से पढ़ लो, कभी रिपीट नहीं करूंगी। एक कह रहे हैं इसकी क्लास कब होगी, उसकी क्लास कब होगी, ये सब बताना मेरा काम नहीं है। मैं टीचर, मैं पढ़ाने आई हूं यहां पर। तो लास्ट वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद जो पढ़ाया है वो उसे रिपीट नहीं करूंगी। हाँ, कोई जेन्युइन डाउट है वो मैं हमेशा लेती हूँ, स्क्रीन देखती हूँ, मुझे लगता है इस बच्चे को डाउट है, मुझे बताना चाहिए, वो मैं खुद बताती हूँ। अब वो कह रहा है कि ईचिंग का हिंदी क्या होता है, अब बताओ मैं इसे ईचिंग का हिंदी बताऊं मैं? और फिर कह रहे हैं आप कमेंट नहीं कर रहे, रिकॉर्ड क्लास है, मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। 2-4 आने में हमारा नाम ले लो, नाम ले लो, क्या हो जाएगा? मैं कोई कटरीना कैफ हूं क्या, करीना कपूर हूं क्या? मेरा नाम लेने से आपको कुछ हो जाएगा? पढ़ लो, नौकरी लग जाओगे, दुनिया आपका नाम लेगी। उस दिन मैं फक्र से कहूंगी कि मेरे स्टूडेंट हैं ये। तो आज के बाद अगर दिखा ना, मैं ब्लॉक कर दूंगी। फिर मत कहना कि मैडम में, फिर पता है क्या बोलते हैं, कितना गुस्सा है, इतना एटीट्यूड है, जो है सब मेरा है, मेरे पास रह जाएगा। आओ अब यहां पर चलो, आरबीसी बेटा कंप्लीट हो गई है। सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ देखो, 2-3 अनेमिया, परनीसियस अनेमिया, मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया, मैं वो आपको पढ़ाऊंगी। तब कब पढ़ाऊंगी? जब मैं आपको विटामिन वाला चैप्टर करवाऊंगी, वो आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, अब दूसरी सेल्स, आरबीसी के बाद आती है डब्ल्यूबीसी, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे खून में 3 टाइप की सेल्स होती है। बताओ कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, 3 टाइप की सेल्स होती हैं। आरबीसी आपकी कंप्लीट है, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। सबसे पहला, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रुधिर कोशिकाएं, जो दिखने में कैसी होंगी? सफेद होंगी बेटा। तो लिख लो इनको श्वेत रुधिर कोशिका, या इन्हें सफेद रुधिर कोशिका कहा जाता है। श्वेत रुधिर कोशिका, डब्ल्यूबीसी। जब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो हमने डब्ल्यूबीसी बोल दिया, लेकिन साइंस में इनका नाम क्या होता है? इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। दे आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। जैसे आरबीसी को क्या बोला था? एरिथ्रोसाइट, तो इन्हें क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे, है ना। अब देखना बच्चा, ल्यूको शब्द जब भी देखोगे तो इसका मतलब ही हमेशा सफेद होता है, व्हाइट होता है, और साइट का मतलब हमेशा सेल होता है। तो हमारे खून में व्हाइट कलर वाली सेल्स कौन सी होगी? डब्ल्यूबीसी हो गए। हमारे सेल में हमारे खून में सफेद कलर वाली सेल्स कौन सी होगी? डब्ल्यूबीसी होगी। जैसे रेड कलर वाली कौन सी थी? एरिथ्रोसाइट, वैसे डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएंगी? ल्यूकोसाइट्स हो जाएंगी। अब जैसे जैसे पॉइंट आरबीसी में पढ़े थे वैसे वैसे यहां पढ़ना है। ठीक है बेटा, आरबीसी को काउंट करने के लिए हीमोसाइटोमीटर होता है। हीमोसाइटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सबका काउंट बता देता है। सबका काउंट बता देगा कि कितनी आपके खून के अंदर आरबीसी है, कितनी डब्ल्यूबीसी है, कितनी प्लेटलेट्स हैं। अब देखो, ये जेन्युइन कमेंट था बच्चे का, तो मुझे बताना पड़ा ये, है ना। लेकिन अभी यहां हो तो मेरा नाम ले लो, या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। जब 5 बार बता चुकी हूं तो जब 5 बार नहीं याद हुआ तो आज क्या याद हो जाएगा, है ना। चलो, तो डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं बच्चा इनकी क्वांटिटी कितनी होती है। तो कल की क्लास में बताया था डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है, हजारों में होती है बेटा डब्ल्यूबीसी। कितनी? तो 8000 से लेकर 10,000 पर 100 ml HB। कहने का मतलब हो गया 100 ml के अंदर 8000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए। मैंने कल बताया था आपको, मैंने कल बताया था कि डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है, हजारों में होती है। अब बेटा देखो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो क्वांटिटी है उसका रेशियो पूछा जाता है कि इनकी संख्या का अनुपात बताओ। डब्ल्यूबीसी इतनी सी कम है, 8-10 हजार है, आरबीसी मिलियंस में है, तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो निकलता है 600:1। 600:1 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो निकलता है। आरबीसी मिलियंस में है, कल बता दिया था मैंने, डब्ल्यूबीसी बेचारी हजारों में है। अब डब्ल्यूबीसी भले ही हजारों में है, लेकिन मैंने कल बताया था जो कम होती हैं वो साइज में हमेशा बड़ी होती हैं, इसलिए आप लिखेंगे इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स।
लिख दीजिएगा, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। ये सबसे बड़ी रुधिर कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि नंबर में कम है तो वो साइज में बड़ी होंगी बेटा। तो ये सबसे बड़ी रुधिर कोशिकाएं हैं। और आरबीसी क्या थी बेटा? सबसे छोटी थी। तो सबसे बड़ी रक्त कोशिका पूछ ले तो आंसर क्या करके आओगे? डब्ल्यूबीसी करके आओगे। कितनी होती है? सिर्फ 8 से 10,000। रेशो 600:1। बताओ कहां बनती हैं, इनका फॉर्मेशन कहां होता है, इनका निर्माण कहां होता है? तो मैम जहां खून बनता है वहीं तो डब्ल्यूबीसी बनेंगी। और खून कहां बनता है? खून बनता है बोन मैरो में। लेकिन मैंने कल बताया था बोन मैरो के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक लाल रंग वाला था, आज सुनो ध्यान से, इसे कहा था रेड बोन मैरो। और इससे क्या बनी थी? लाल था तो लाल क्या होती है? आरबीसी। तो इससे तो आरबीसी बन गई थी। लेकिन इसी बोन मैरो में आप बताओगे बेटा, यहां पर जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। और इसे कहा जाता है पीली अस्थि मज्जा। अब पीला नहीं है, हल्का सा पीला होता है। और यहां से बनती है डब्ल्यूबीसी, यहीं से बनता है प्लाज्मा, यहीं से बनती है प्लेटलेट्स। तो आज के बाद अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया कि आरबीसी का निर्माण किससे होता है, तब आप क्या बताओगे? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो से आरबीसी बनती है, जबकि येलो बोन मैरो जो पीला अस्थि मज्जा है वहां से डब्ल्यूबीसी भी बनेंगी, प्लाज्मा भी बनेगा, प्लेटलेट्स भी बनेगा। इस चीज को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना। तो बताइए जरा, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहां से हुआ? डब्ल्यूबीसी का निर्माण किससे हुआ है? पीली अस्थि मज्जा से। या तो आएगा खाली बोन मैरो आएगा अकेला, या क्या आएगा? येलो बोन मैरो आएगा। येलो बोन मैरो से आपकी डब्ल्यूबीसी बनी है। तो या तो आएगा बोन मैरो, या बोन मैरो में कौन सा? तो येलो बोन मैरो। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, कितने दिन तक जिंदा रहती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है। तो बच्चों डब्ल्यूबीसी जो है ना, वो सिर्फ 2 से 4 दिन सरवाइव करते हैं। 2 to 4 days, 2 से 4 दिन सरवाइव करती हैं ये। और आरबीसी देखो 120 दिन तक सरवाइव करती हैं। डब्ल्यूबीसी सिर्फ 2 से 4 दिन सरवाइव करेंगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? इनकी डेथ हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये मरने के लिए अलग अंग में नहीं जाती हैं, मरने के लिए अलग नहीं जाती हैं। ये कहीं मरती कहां है? ये ब्लड के अंदर ही मरती हैं, ये खून के अंदर ही मर जाती हैं। और खून के अंदर ही हल्की फुल्की वापिस रीजनरेट हो जाती हैं। खून के अंदर ही मरी, खून के अंदर ही वापस रीजनरेट हो गई। जबकि आरबीसी कहां गया था? याद करो, स्प्लीन में गया था मरने के लिए। लेकिन डब्ल्यूबीसी बेचारी खून के अंदर ही बनती है और खून के अंदर ही क्या हो जाती हैं? वापस रीजनरेट हो जाती हैं। ये अलग नहीं जाती हैं। 2 से 4 दिन सरवाइव करती हैं सिर्फ। अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करती हूं कि मैम इसका शेप कैसा है, डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा दिखता है, तो बच्चों डब्ल्यूबीसी होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब होता है अनिश्चित आकार का, कोई फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं है बेटा। डब्ल्यूबीसी कभी ऐसे रहती है, कभी ऐसे रहती है, कभी ऐसे रहती है, कभी ऐसे रहती है। डब्ल्यूबीसी कैसे भी रह सकती है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित आकार होता है, इनका शेप फिक्स नहीं होता है, इर्रेगुलर होती हैं। ये कैसे भी रह जाती हैं, ये कैसे भी रह जाती हैं, कभी गोल, कभी लंबी, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना है, अमीबा। अमीबा का भी आकार फिक्स नहीं होता है, आपको पता है? अमीबा का भी आकार फिक्स नहीं होता, क्योंकि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके अंदर सिर्फ एक सेल बना था, एक कोशिका बना था। तो अमीबा कभी ऐसे कर लेता अपनी इस एक सेल को, एक ही सेल है इसके अंदर,
कभी ये ऐसे रहता है, कभी ये ऐसे रहता है। तो जैसे अमीबा का आकार फिक्स नहीं है, वैसे हमारे खून में जो WBC है उनका आकार फिक्स नहीं है। ये इर्रेगुलर होती हैं शेप में, फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित आकार की होती हैं। तो कुछ बुक्स वाले लिखते हैं कि RBC का आकार अमीबा के जैसा होता है। अब अमीबा का खुद का आकार फिक्स नहीं है, तो कहने का मतलब है WBC एंड अमीबा दोनों इर्रेगुलर होती हैं शेप में। ठीक है, दोनों क्या होती हैं? फिक्स नहीं होता इनका साइज दोनों का है। इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन बच्चों याद रखना, WBC में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं था, WBC में केंद्रक पाया जाता है। कोई भी किसी भी शेप के WBC हो, उसमें न्यूक्लियस जरूर दिखेगा आपको, ऐसे ऐसे उसमें केंद्रक जरूर दिखेगा। तो याद रखिएगा, RBC के पास केंद्रक नहीं था, लेकिन WBC के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसमें एक केंद्रक होता है, बिल्कुल होता है इसके अंदर केंद्रक। अब अगर मैं बात करूं कि WBC का फंक्शन क्या है, जैसे RBC का फंक्शन क्या था? ऑक्सीजन और CO2 गैस को ट्रांसपोर्ट करना। ऐसे WBC का कार्य क्या था? तो WBC के कार्य से पहले पढ़ो WBC के और क्या क्या नाम होते हैं। WBC के बहुत सारे नाम होते हैं बच्चों, लिखो WBC को किस किस नाम से पुकारते हो आप। WBC को आप पुकारते हो फाइटर सेल, लड़ाई करने वाली। ये फाइटर सेल है हमारे बॉडी की, हमारे बॉडी की लड़ने वाली सेल्स हैं। किससे लड़ती हैं? इन्फेक्शन से। इसके बाद WBC को और क्या बोलते हैं आप बताओगे? WBC को बोलते हैं हमारे बॉडी का सैनिक, सोल्जर, सोल्जर सेल बोला जाता है इन्हें, सैनिक कोशिका बोला जाता है। जैसे एक सैनिक क्या करता है, सीमा वगैरह पे रक्षा करता है देश की, वैसे हमारे शरीर की रक्षा करता है कौन? WBC। इसे सोल्जर सेल कहा जाता है। इसे कहा जाता है हमारे बॉडी का स्क्वेंजर, स्क्वेंजर सेल। स्क्वेंजर का मतलब होता है सफाई करने वाला। जैसे रोड पे कचरा डला हुआ होता है, तो उसको साफ करने के लिए जो वर्कर्स होते हैं उन्हें स्क्वेंजर कहा जाता है। हमारे बॉडी में कोई कचरा आ जाएगा, कचरे का मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाएगा, तो उसकी सफाई करेंगे ये। इसके अलावा इसे कहा जाता है बॉडीगार्ड सेल्स। जैसे एक बॉडीगार्ड किसी नामी हस्ती को क्या देता है? सुरक्षा। वैसे हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बॉडीगार्ड सेल्स हमें भगवान ने दिए नेचुरल तरीके से, उसे क्या कहा जाता है? WBC। और WBC को ही कहा जाता है फैगोसाइटिक सेल। अभी बताएंगे फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है। फैगोसाइटिक सेल भक्षण करने वाली कोशिकाएं, इंगल्फ कर देती हैं, ये भक्षण कर देती हैं। ये किसका? अभी मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। WBC के नाम क्या क्या हैं? WBC को फाइटर सेल्स बोलते हैं, स्क्वेंजर, बॉडीगार्ड, सोल्जर, फैगोसाइटिक सेल्स। ये सारे नाम WBC के हैं। किसी भी नाम से कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कौन सी ब्लड सेल्स को फाइटर सेल्स कहा जाता है, कौन सी ब्लड सेल्स को फैगोसाइटिक, कौन सी को स्क्वेंजर, कौन सी को बॉडीगार्ड, कौन सी को सैनिक, इन सबका आंसर क्या होगा आप बताओगे? एक। क्या आंसर होगा? WBC। इसके अलावा सुनो, इन्हें इम्यून सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बनाती हैं। WBC का मेन काम क्या होता है? WBC का फंक्शन लिखना जरा, क्या फंक्शन होता है WBC का? WBC का फंक्शन अगर आपसे पूछ ले तो इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू ह्यूमन बॉडी। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है WBC। कैसे करती हैं? तो ध्यान से सुनना। ये होती हैं क्या? फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक का मतलब क्या है? आपके बॉडी में बाहर से कोई इंफेक्शन आया, इंफेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, संक्रमण आया। ये संक्रमण कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है।
कोई जीवाणु आ गया या कोई विषाणु आ गया, ऐसे मान लो कोई बैक्टीरिया आया, ये मान लो। तो जैसे ये बैक्टीरिया आपके खून में घूम रहा है, खून में आ गया ये बैक्टीरिया, खुदा ना खास्ता किसी दिन खून में आया, तो तुरंत WBC पहचान लेंगे कि ये इन्फेक्शन है या हमारा नहीं है। ये फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन का मतलब है जो हमारे शरीर का नहीं है, बाहर से आया है। जैसे फॉरेनर्स होते हैं ना, बाहर से आए, इंडिया के नहीं है, ऐसे ही हमारे शरीर का नहीं है, एक फॉरेन पार्टिकल है ये। WBC इसे पहचानेगा और पहचान कर धीरे धीरे इसके पास जाएगा, क्योंकि WBC अपना साइज तो बदल सकता है। तो ये मान लो WBC है, ऐसे ये WBC है ना, ये WBC का न्यूक्लियस है। तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस और ये जो सेल होती है ना, इसमें एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव। तो WBC को यहां पर दिखा एक बैक्टीरिया, ये इसका टारगेट है। इसे पता लग गया है कि भैया कोई बाहर से बैक्टीरिया आया है, ये हमारे शरीर का नहीं है। तो WBC अपने साइटोप्लाज्म, इस लिक्विड को बढ़ा लेगा और बढ़ाने से इस लिक्विड से प्रेशर डलेगा इस WBC की मेम्ब्रेन पर। तो ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के पास में जाने के लिए, ऐसे पकड़ने के लिए इसे झूठे अपने हाथ पांव बना लेगा ऐसे, ताकि इस बैक्टीरिया के पास में जा पाए और इस बैक्टीरिया के नजदीक आ जाएगा। और अगली बार में क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को अपने अंदर खा लेगा। ये आ गया बैक्टीरिया, ये इसका न्यूक्लियस। WBC ने जैसे ही एक इन्फेक्शन देखा, बाहर से आने वाला कोई एक बैक्टीरिया वायरस देखा, तो WBC ने क्या करा, तुरंत उसे पहचाना और पहचान कर उसके पास गई और ऐसे झूठे हाथ पांव बना लिए। इन झूठे हाथ पांव को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है बेटा झूठ, फॉल्स, झूठ होता है। स्यूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है लेग्स, झूठे टांगे बना लिए अपने और इसके पास चला गया और इसे पकड़ के इसको इंगल्फ कर गया। इंगल्फ का मतलब होता है भक्षण करना, इंगल्फ का मतलब होता है भक्षण करना, और इसका इंगल्फमेंट कर गया, खा गया पूरा अंदर और डकार भी नहीं ली इसने। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है आप बताओगे? ऐसे ही अमीबा अपना भोजन लेता है बच्चों, इसे कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हिंदी में कहा जाता है भक्षण करने की विधि, भक्षण करना। और जो जो सेल्स करती हैं उन्हें फैगोसाइटिक सेल कहा जाता है। तो WBC एक फैगोसाइटिक सेल है। क्यों है? क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती है। अब देखो इसके इतने सारे नाम क्यों थे। अगर WBC इस बैक्टीरिया को नहीं मारता तो ये बैक्टीरिया क्या करता? हमें बीमारी करता। तो WBC ने इसे मार दिया तो हमें बीमारी नहीं हुई, हमें इन्फेक्शन होने से बचा लिया WBC ने। जैसे एक बॉडीगार्ड जिस भी इंसान की सेफ्टी देता है, उस पर कभी अटैक होता है तो बॉडीगार्ड आगे आ जाता है, ऐसे ही हमारे बॉडी पर जब इन्फेक्शन का अटैक हुआ तो हमारे बॉडी की फाइटर सेल्स लड़ाई करने वाली, किससे लड़ाई कर रही हैं? इन्फेक्शन से। कौन है? WBC। इसे बॉडीगार्ड क्यों बोला? क्योंकि इसने हमसे पहले उस बैक्टीरिया को मार दिया। फैगोसाइटिक सेल क्यों बोला? उस बैक्टीरिया का भक्षण कर गई, चबा गई उसे, खा गई उसे, निगल गई उसे पूरा। इसे स्क्वेंजर, सफाई कर्मी क्यों बोला? क्योंकि भाई साहब ये सफाई तो कर रहे हैं अनवांटेड पार्टिकल्स की। इसलिए WBC को इम्यून सेल्स भी कहा जाता है। ये इम्यूनिटी देने का काम करती हैं। इम्यूनिटी क्या होता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। तो अगर ये WBC नहीं होती तो ये इन्फेक्शन आता, ये इन्फेक्शन आपको बीमारी कर जाता। ये इन्फेक्शन आता बाहर से, ये बैक्टीरिया वायरस, और आपको क्या कर देता? बीमारी कर देता। तो देखिए WBC ने कितना अच्छा काम किया, आपको बीमारी से बचाया है।
इसीलिए तो इसे बोलते हैं हमारे शरीर का बॉडीगार्ड, रक्षा करने वाला। है ना? तो WBC का फंक्शन क्या होता है? दे आर नॉन एज इम्यून सेल्स। इनको इम्यूनिटी देने वाली सेल्स कहा जाता है। जबकि आरबीसी क्या कर रहा था? आरबीसी ने किया था बेटा ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट। अब बात ये आती है मैम, बीमारी तो बहुत प्रकार की होती है, तो WBC कौन सी एक टाइप की है? WBC के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ WBC। WBC के प्रकार। अब WBC कितने टाइप की होती है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कितने टाइप की होती है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको इमेज दिखाऊंगी, ये दिख रही है, नाम पढ़ रहे हो आप? ये देखो, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये क्या है बेटा? ये WBC के टाइप है। इनकी इमेज के साथ आपको समझाऊंगी क्योंकि इनके न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है सब में। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है। मैं उम्मीद कर रही हूं, हाँ डेफिशिएंसी बताऊंगी कि WBC के कम होने से क्या होता है, ज्यादा होने से क्या होता है, सब पढ़ाऊंगी। थोड़ा पेशेंस रखो। कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो टीचर डिसाइड करता है। जब ना पढ़ाऊं, मैंने बोल दिया ये चैप्टर फिनिश हो गया, तब आपका कोई डाउट बचता है, तब आप मुझे पूछिएगा। अमित जी आपको आंसर मिलेगा कि ये WBC कोरोना को क्यों नहीं पहचान पाया। बेटा WBC दो टाइप से अटैक करती है, या तो सीधा जाके अटैक करेंगी या अपना हथियार बनाएंगी। हथियार इज एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी नहीं थी, वो एंटीबॉडी नहीं थी, इसलिए कोरोना वायरस आ गया, है ना। फॉल्स का मतलब झूठे, तो एक्चुअल में उसके पांव नहीं है, वो उसने झूठे पांव बनाए, तो उसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। जैसे मेरे हाथ नहीं है, मैं झूठे हाथ पांव बना लूं तो उसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया, उसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। करेक्ट है? नोट्स बेटा अपलोड हो चुके हैं, आप जाइएगा